हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जलकमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भगीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ, सबका विकास। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहसिना बानो है। मैं मध्य प्रदेश टीकमगढ़ की रहने वाली हूँ। यूपीपीसीएस में मेरी 7th रैंक आई है इस 2022 में। इससे पहले ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। इससे पहले मैंने 2021 में भी अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन हुआ था। इस वीडियो में मैं डीकेटी के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी और अपने सोर्सेज़ के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। क्या मैंने इस अटैम्प्ट में अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया था और क्या मेरे लिए कौन सी रिसोर्सेज और चीज़ें बेनिफिशियल रही थी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं प्रीलिम्स को लेके बात करना चाहती हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैंने सबसे पहले अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग किया था। प्रीलिम्स में मेरी अप्रोच ये होती थी कि मैं जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते थे उनको मैं नहीं करती थी, प्लस जो क्वेश्चंस मेरे रेंज में होते थे पहले मैं उन्हें करने की कोशिश करती थी। मैं मेनली 2 राउंड में पेपर्स को करती थी। पहले मुझे जो क्वेश्चंस आ जाते थे पहले मैं उनको अटैम्प्ट करती थी। उसके बाद मेरा प्रीलिम्स में मैं अराउंड दोनों अटैम्प्ट में मैंने 130 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। तो फर्स्ट अटैम्प्ट मेरे 120 मार्क्स हो गए थे। इस अटैम्प्ट में मेरे 110 प्लस बन रहे थे फर्स्ट आंसर की से। बात रही प्रीलिम्स की रिसोर्सेज़ के लिए। प्रीलिम्स की रिसोर्सेज़ के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम रेफ़र किया था, ज्योग्राफी के लिए दोनों एनसीईआरटी, प्लस मैपिंग के लिए एटलस, एंड इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल की पीडीएफ को पढ़ा था, एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एंड मैंने करंट अफेयर्स के लिए सोनिया आयर्स की बुक रेफ़र की थी। इसके बाद मैंने प्रीलिम्स में बेसिकली मैंने स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस किया था, जिस वजह से मैंने यूपी का पोर्शन थोड़ा सिलेक्टेड ही पढ़ा था, जैसे कि यूपी के सेंसस, उसका डेटा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इस सब को मैंने पढ़ा था। मैंने इन सब को ही बार बार रिवाइज़ किया था। और लास्ट में मैंने यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो देख ली थी लास्ट 3 आवर्स उसके, और उसको ही बार बार रिवाइज़ किया था, और इसी चीज़ को मैंने बार बार कंटिन्यू किया था। अब बात आई मेंस की। मेंस में मैं अपने दोनों अटैम्प्ट को लेकर बात करना चाहती हूँ। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्या अप्रोच ली थी एंड मेरी सेकंड अटैम्प्ट में मैंने क्या उसमें रेक्टिफाई किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे पास कम टाइम था, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को ज़्यादा नहीं कर पाई थी कि क्या कैसे करना। उस टाइम पे मेरी एक गलती हुई थी कि मैंने पीवाईक्यू पे कम फोकस किया था, और मैंने सिलेबस भी उतना अप टू मार्क नहीं किया था। इस अटैम्प्ट में मैंने पीवाईक्यू को अपनी गोल्डन की मान के पीवाईक्यू को ही बार बार रिवाइज़ किया और उनको अच्छे से प्रैक्टिस किया, उनको लिखने की प्रैक्टिस की, जिसका हेल्प मुझे इस अटैम्प्ट में मिला है। जैसे इस बार गोल्डन आर्क का क्वेश्चन आया था, हेरिटेज आर्क का सॉरी, तो वो क्वेश्चन मुझे पीवाईक्यू से ही आता था, तो मैंने उसको अटैम्प्ट किया था, तो इस वजह से मुझे उसमें हेल्प मिली थी। अब मैं बात करती हूँ सोर्सेज़ की। सोर्सेज़ के लिए GS1 में मैंने स्पेक्ट्रम यूज़ किया था, वो भी उसके सिलेक्टेड टॉपिक्स जो कि बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, जैसे क्विट इंडिया का हुआ, सिविल डिसोबीडियंस का हुआ, रिवॉल्यूशनरीज़ की क्या आइडियोलॉजी थी। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था भगत सिंह की क्या आइडियोलॉजी थी, तो स्पेक्ट्रम में जो उनको लेके फैक्ट्स थे कि क्या उनकी सोशलिज्म को लेकर आइडियोलॉजी थी, क्या वो कैसे वो स्टेट को देखते थे, तो इस सब को मैंने इसमें इंक्लूड करने की ट्राई किया था। इसके बाद कल्चर में जैसे कि नितिन सिंघानिया की जो सारे सोर्सेज थे उसमें भी सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे मौर्याज़ ये लोग बहुत पूछते हैं, तो मौर्याज़ के लिए मैंने कंप्लीट किया था। मौर्याज़ में भी मैंने जैसे हर क्वेश्चन में से इस बार क्वेश्चन आया था मौर्यन आर्ट पे, तो मैंने यहाँ पे स्तूपा और पिलर को इंक्लूड करने की कोशिश की थी थ्रू डायग्राम, जिससे वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी ही यूज़ की थी, दोनों क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। 11th क्लास के लिए भी मैंने सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे, जैसे कि उसमें था लैंडफॉर्म वाला चैप्टर, एयर मास वाला, तो इस चैप्टर को मैंने क्लास 11th की से किया था। एंड लैंड ह्यूमन सेटलमेंट की जो क्वेश्चंस आते तो वो मैंने क्लास 12th की एनसीईआरटी से किए थे। इसके बाद यूपी स्पेसिफिक जो भी GS1 का पोर्शन है मैंने उसे इंटरनेट के थ्रू ही किया था। इंटरनेट के थ्रू मैंने डायरेक्ट सर्च किया था और कुछ ऑफिशियल साइट से भी मैंने देखा था कि क्या क्या है। जैसे टूरिस्ट सर्किट्स की बात है तो उसमें मैंने ऑफिशियल साइट पे देखा था कि यूपी गवर्नमेंट की क्या क्या टूरिस्ट सर्किट्स हैं और वो क्या क्या उनके लिए प्लान कर रही है।
तो ये मैंने यूज़ किया था। GS2 के लिए मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए लक्ष्मीकांत को बार बार रिवाइज़ किया था, प्लस उसकी शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ताकि मैं उन्हें लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज़ कर सकूं। और उनसे रिलेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स को मैंने बार बार मेंशन किया था, प्लस डिफरेंट कमेटी की रिकमेंडेशंस को लेके। उसके बाद मैंने GS2 में गवर्नेंस के पोर्शन के लिए मैंने डिकोड GS2 प्लस विजन IAS के मटेरियल को रेफ़र किया था। और IR के पोर्शन के लिए मैंने फोरम IAS की दिपिन सर की क्लासेस को देखा था, जिसको मुझे पॉलिटी और IR दोनों में मैंने यूज़ किया था। अब GS3 के लिए मैंने शून्य IAS की इकोनॉमी की जो बुक आती है मैंने उसको रेफ़र किया था, उसी से मैंने IR और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को भी किया था। और प्लस एथिक्स के लिए मैंने लुकमान IAS की जो नोट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं मैंने वो रेफ़र किए थे, प्लस यूट्यूब चैनल्स और कुछ साइट्स होती हैं और टेलीग्राम चैनल होते हैं जिनमें हमें कोट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स मिलते थे सिविल सर्वेंट्स के, तो वह मैंने वो यूज़ किए थे। उन चैनल्स के थ्रू मैंने सारे जो मुझे रिलेवेंट लगते थे मैंने उन सबको कलेक्ट करके एक जगह लिख लिया था कि मैं उसको किस पोर्शन में यूज़ कर सकती हूँ, कि कंपैशन के लिए है, ये चीज़ परसुएशन में यूज़ कर सकते हैं हम, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इस सब के लिए मैंने इन सबको एक जगह कलेक्ट करके उन्हीं को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में इंक्लूड करने की कोशिश की थी। हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन की बुक को रेफ़र किया था, उसको भी मैंने सिलेक्टेड चैप्टर्स करके उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया था, प्लस PYQ को किया था। ऐसे के लिए मैंने वही टेलीग्राम चैनल्स और ये इंटरनेट का यूज़ करके ही कोड्स और इन सबको एक जगह कलेक्ट करके रखा था, प्लस मैंने ऐसे में UP स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी डालने की कोशिश की थी। जैसे इस बार ऐसे आया था पॉल्यूशन, ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ रिलेटेड था पॉल्यूशन से, तो मैंने उसमें नॉइज़ पोल्यूशन में UP के मुरादाबाद का एग्जाम्पल डाला था, कानपुर के टेनरी से जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसको, और एयर पोल्यूशन NCR रीजन में जो है, तो मैंने इन सारे को UP के एग्जाम्पल से लिंक करने की कोशिश की थी। अब बात आई हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग, जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट और सेकंड अटैम्प्ट में क्या चेंज किया था जिस वजह से मेरी रैंक इम्प्रूव हुई है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, प्लस टाइम बाउंड मैनर में मैंने लिखने की ट्राई किया था, बट मे भी कई बार मैंने उसको निगलेक्ट किया, बट इस अटैम्प्ट में मैंने टाइम बाउंड मैनर में लिखने की काफ़ी ट्राई किया था। इस अटैम्प्ट में मैंने अपना कंटेंट पर भी बहुत वर्क किया है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे मैंने इतने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं किए थे, मैंने इस बार अपने डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स यूज़ किए हैं। और GS1 में मैंने जहाँ तक ज्योग्राफी के आंसर्स हुई और मैंने कल्चर के आंसर्स में सब में डायग्राम इंक्लूड करने की ट्राई किया है। और अब GS2 में जैसी बात है, GS2 में मैं किसी भी क्वेश्चंस को इंट्रो जो दे दी थी वो मैं आर्टिकल्स के थ्रू ही देती थी, आर्टिकल और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो या किसी फेमस अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की लाइन दी हो तो मैं उस लाइन को भी यूज़ करती थी, जो कि लक्ष्मीकांत में हमें इजीली मिल जाती हैं। जैसे इंडियन फेडरलिज्म को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, तो ये ग्रैनबेल ऑस्टिन की लाइन है, तो हम इसको अपने क्वेश्चन में कोई से स्टार्ट कर सकते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ फेडरलिज्म है जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है एज सेड बाय पॉलिटिकल थिंकर लाइक दिस। एंड इसके बाद मैंने GS2 में कमेटी की रिकमेंडेशंस को भी इंक्लूड करने की कोशिश की, जैसे कि गवर्नर वाले टॉपिक मैंने सरकारिया और सेकंड ARC की रिकमेंडेशन को भी इंक्लूड करने की ट्राई किया था। IR में मैंने यूज़ किया था करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जांपल्स, जो भी अभी करंट अफेयर्स बेस्ड में, जैसे US और इंडिया के ने इंडो पैसिफिक में क्या कोऑपरेशन है, या मतलब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के क्वेश्चन आया था, तो उसको मैंने जो इंडिया और US के कॉमन इंटरेस्ट हैं उनको दिया था, प्लस इंडिया और US क्या क्या समिट्स कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो इन सबको मैंने ऐड करने की ट्राई किया था। उसके बाद GS3 में मैंने इकोनॉमी में सबसे पहला मेरा अप्रोच होता था कि इंट्रोडक्शन में अगर मेरे पास कोई स्टैटिस्टिक्स या डेटा हो तो मैं उसको इंक्लूड करूं। जैसे MSME पे क्वेश्चन आता है तो उस पर हम डालें कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन GDP में, क्या एक्सपोर्ट में और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। प्लस उसके बाद हम उसमें कोई फ्लो चार्ट और डायग्राम को यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर बहुत रिप्रेजेंटेटिव लगे। प्लस उसके बाद जो GS3 है, GS3 में हमें IR इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है, इंटरनल सिक्योरिटी में मैंने एग्जांपल्स इंक्लूड करने की कोशिश की थी, प्लस मैंने कमिटीज़ को भी रिकमेंडेशन डालने की कोशिश की थी। नॉर्थ ईस्ट को लेके जो कमिटीज़ है, जैसे इंसर्जेंसी का इस बार क्वेश्चन आया था तो मैंने इसमें कमिटी को मेंशन करने का कोशिश किया था ताकि कमिटीज़ की वजह से हमारा आंसर थोड़ा ऑथेंटिक लगे। एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS को रेफ़र किया था और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने शून्य IAS के नोट्स को ही पढ़ा था और उनको इंक्लूड करने की कोशिश की थी। प्लस मैंने एग्जांपल्स डालने की कोशिश किए थे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं।
और उसमें था एक सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट। तो हम सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट के अच्छे एग्जांपल्स डाल सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के वो एल्डर्स को यूज़ करते हैं, प्लस ट्राइबल कम्युनिटीज़ की नॉलेज को भी हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उनको डिज़ास्टर मिटिगेशन में हेल्प कर सकते हैं। GS4 के लिए मैंने लुकमान IAS की इथिक्स के नोट्स को पढ़ा था, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था, प्लस मैंने उसकी अप्रोच कैसी होती थी इथिक्स को यूज़ करने की, इंट्रोडक्शन की। इथिक्स के इंट्रोडक्शन में मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से स्टार्ट करती थी। अगर मेरे पास कोई डेफिनेशन या कोट है तो मैं उसको लेकर स्टार्ट करती थी, प्लस उसके बाद मैं उसका क्या क्रक्स है या क्या वो जानना चाह रहा है उसके मैं ध्यान देती थी। फिर उसके बाद मैं सब हेडिंग देने के बाद मैं ट्राई करती थी कि मैं मेनली एड्रेस करूं कि वो क्या जानना चाह रहा है। प्लस इथिक्स में एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था क्राउड मैनेजमेंट और परसुएशन का, तो मैंने इसमें एक IPS ऑफिसर जिन्हें जब CA प्रोटेस्ट के टाइम पे जनगण मनगढ़ का यूज़ किया था क्राउड को परसुएट करने के लिए, मैंने ये एग्जांपल डाला था। तो हम इस टाइप के एग्जांपल्स को डाल सकते हैं। कंपैशनेट सिविल सर्वेंट के लिए भी हमारे पास कई एग्जांपल्स होते हैं, हम उन सबको भी इन सारे उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इथिक्स में हम सेकंड ARC की रिकमेंडेशन को भी डाल सकते हैं, प्लस उसमें हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स हुए या थिंकर्स हुए, जैसे कन्फ्यूशियस हैं, उन्होंने वर्ल्ड पीस को लेके एक लाइन दी थी, तो मैं उसको ऐसे और इथिक्स दोनों में यूज़ करती हूँ। ये मेरी अप्रोच रही है। और इसके बाद इंटरव्यू के लिए बात आती है। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि उस इंटरव्यू में मेजरली पोर्शन जो हमसे पूछते हैं वो हमारे ऑप्शनल और हमारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछते हैं। इसलिए मेरा ऑप्शनल जैसे सोशोलॉजी था, तो मैंने उसको अच्छे से एक बार रीड किया था, क्या उसकी एप्लीकेशन है, क्या मैं उसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ और कैसे मैं उसको रियल लाइफ में भी एनालाइज कर सकती हूँ, और क्या सोशल ईविल और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और थिंकर्स को लेकर मैंने एक बार उनको देखा था। इसके बाद हमारे बैकग्राउंड से रिलेटेड बात आती है, तो मैं बैकग्राउंड को भी थोड़ा ऊपर देखना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है UPPCS के इंटरव्यू के टाइम पे, तो हम इस सारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाते, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, बट मेजरली हम उसे कर सकते हैं। इसके बाद बात आई इंटरव्यू में मुझे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरव्यू में मेरा कल्पराज सर का बोर्ड था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे इंटरव्यू में मुझसे बेसिकली ऑप्शनल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे थे कि मैंने कैसे सोशियोलॉजी प्रिपेयर किया, क्योंकि मैं 2019 की ग्रेजुएट थी। तो सर ने सबसे पहले सर का क्वेश्चन था कि मैं 29 से 2022 में उनके सामने इंटरव्यू बोर्ड में हूँ, तो मैंने क्या अप्रोच ली थी और मेरे क्या सोर्सेज रहे, ये सब। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम सोशियोलॉजी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और मैंने सोशियोलॉजी ही क्यों यूज़ किया। फिर उसके बाद हमारे सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, और वो क्यों वो सोशल प्रॉब्लम ही हैं, वो कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इकोनॉमिक और अदर थिंग्स, पॉलिटिकल इशू। तो इन सारे कुछ मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था वीवर की ब्यूरोक्रेसी और इन सब से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी थी। इस अटैम्प्ट में मुझसे बेसिकली फिर से सोशियोलॉजी से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड करंट अफेयर्स। मुझसे सबसे पहले पूछा गया था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्पेशली विमेन का क्यों कम होता जा रहा है और क्या उसके सोशियोलॉजिकल रीजंस है। हम कैसे सोसाइटी को नच करें कि वो विमेन फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाए, और हम कैसे चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को कम कर सकते हैं, और इसमें हम वुमेन को कैसे एम्पावर कर सकते हैं। प्लस इसमें IR से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जैसे टर्की सीरिया से रिलेटेड, जब उस टाइम पे अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि लिथियम के रिसोर्सेज इंडिया में कहाँ कहाँ मिले हैं और इसमें क्या इश्यूज़ हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में। प्लस पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, राज्यसभा और इन सबके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, और सबको हम कैसे कर सकते हैं, प्लस उनके क्या ग्राउंड है इम्पीचमेंट के, इन सबको लेके इसमें यूज़ किया गया था। इसके बाद इंटरव्यू के लिए मेरी अप्रोच यही रहती है कि मैं पहले अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद मैं अपने बैकग्राउंड को लेके थोड़ा देख लूँ, प्लस करंट अफेयर्स को लेके हम अवेयर रहें। प्लस हम मॉक इंटरव्यू को दे सकते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, एंड हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ग्रुप है या कुछ है तो हम अगर प्रैक्टिस कर सकें इंटरव्यू को लेके तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारी बेसिक स्ट्रेटेजी PYQ प्लस सिलेबस होना चाहिए। PYQ से हमें आइडिया मिलता है कि हमें किस टॉपिक पे वर्क करना है, प्लस उससे हमारी सही डायरेक्शन में और सही स्ट्रेटेजी से अप्रोच हम उसको कर सकते हैं। प्लस सिलेबस पे हमें ये रहता है कि हम किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ते हैं। इफ़ इन केस हमारे पास कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है जो थोड़ा बहुत भी सिलेबस से रिलेट करता हो तो हम उसको रिलेट करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने अपने दोनों ही अटैम्प्ट में अपनी अपनी गलतियों को समझते हुए और इन दोनों को ठीक करने की कोशिश की। प्लस UPPCS में जैसे ऑप्शनल अब हट चुका है तो हम ऑप्शनल को लेके अलग स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं।
प्लस इसमें हमें जो मैंने इस बार ऑप्शनल पे भी काफ़ी वर्क किया था, बट आई डोंट थिंक वो रिलेवेंट रहेगा। मैं अब फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगी, आपका फोकस PYQ सिलेबस और इन सब पे होना चाहिए। प्लस हमें इंटरनेट का यूज़ भी हम बहुत कंस्ट्रक्टिवली कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज, और उसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल्स और इंटरनेट का बहुत यूज़ किया है अपने उसमें प्रिपरेशन में। तो लास्ट में मैं DKT और सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर सकूँ।